सिविल मार्ग में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय के डीप डाइव में उतरते हैं। हमारे पास जो भी विस्तृत नोट्स हैं जो यूपी कांस्टेबल, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, रेलवे या एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं, उनका आज हम एक तार्किक विश्लेषण करेंगे। मकसद सिर्फ इन 11 कर्तव्यों की लिस्ट को रटना नहीं है, बल्कि उस सोच को डिकोड करना है जिसके तहत इन्हें हमारे संविधान में एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह शामिल किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, ये विरोधाभास अक्सर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है। जब भी हम संवैधानिक चर्चाएं करते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ मौलिक अधिकारों के आसपास सिमटकर रह जाता है। अधिकार सबको बहुत आकर्षक लगते हैं क्योंकि वो हमें राज्य के खिलाफ एक ढाल देते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मैच्योर लोकतंत्र सिर्फ अधिकारों के एक तरफा इंजन पर नहीं भाग सकता। अधिकारों की सुरक्षा खुद इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक अपने दायित्वों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, एकदम सही बात है। एक आदर्श नागरिकता सिर्फ अधिकारों का मजा लेना नहीं है, बल्कि देश बनाने में, राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी देना भी है। तो ऐतिहासिक संदर्भ से ही इस चर्चा को उठाते हैं। नोट्स को अगर गहराई से देखा जाए तो पहला बड़ा फैक्ट जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि 1950 में जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई अलग चैप्टर था ही नहीं। जी हाँ, ये बहुत ही क्रूशल फैक्ट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज नहीं थी। इन्हें तो बहुत बाद में 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। राइट, 42nd संशोधन। मतलब अगर इसे आज की टेक वाली भाषा में समझें तो 1976 में आया ये अमेंडमेंट हमारे संविधान का एक वर्जन 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट था। इसी अपडेट के जरिए संविधान में एक नया भाग 4A और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। शुरुआत में सिर्फ 10 कर्तव्य थे और आज 11 हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो इतने दूरदर्शी संविधान निर्माता थे, उन्होंने इन्हें शुरुआत में ही क्यों नहीं डाल दिया? क्या अचानक से 1976 में नागरिकों को उनके फर्ज याद दिलाने की नौबत आ गई थी? देखिए, इसका जवाब उस वक्त की जो सोच थी और जो बाद में हालात बने, उनके टकराव में छिपा है। मूल संविधान बनाने वालों का बहुत पक्का विश्वास था कि भारत के लोगों में कर्तव्य वैसे ही अंतर्निहित हैं। उनका मानना था कि जिस समाज की नींव ही धर्म, कर्म और दायित्व पर टिकी हो, वहां लोगों को अलग से लिस्ट बनाकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने देश का या झंडे का सम्मान करना चाहिए। मतलब उन्हें लगा कि ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, इसके लिए कोई अलग से रूल बुक क्यों चाहिए? एग्जैक्टली। लेकिन 70 के दशक तक आते आते देश में जो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर आया, उसमें यह महसूस होने लगा कि लोग केवल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, वो भावना कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। तो इसी बैकग्राउंड में कर्तव्यों को लिखित रूप में बकायदा डॉक्यूमेंट करने की जरूरत महसूस की गई। और शायद इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, राइट? हमारे अध्ययन स्रोतों में इस समिति का बहुत खास तौर पे जिक्र किया गया है। बिल्कुल। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। इसका इकलौता मकसद यही स्टडी करना था कि क्या संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का एक अलग चैप्टर होना चाहिए या नहीं। इसी समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट भी है। स्वर्ण सिंह समिति ने दरअसल ये भी कहा था कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन ना करे तो उस पर जुर्माना या सजा का प्रावधान होना चाहिए। अरे वाकई, मतलब समिति लिटरली चाहती थी कि ड्यूटी न मानने पर लोगों को सजा मिले? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी इस पर्टिकुलर सिफारिश को खारिज कर दिया। सरकार का तर्क ये था कि कर्तव्यों का पालन किसी डर या सजा की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नागरिकों के अंदर से आना चाहिए, उनकी जागरूकता से आना चाहिए। इसलिए इन्हें संविधान में जगह तो मिली, लेकिन इनके पीछे कोई सीधी कानूनी बाध्यता या डंडा नहीं रखा गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस है। अच्छा, नोट्स में एक और जरूरी फैक्ट मेंशन है कि इन कर्तव्यों का आइडिया तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से लिया गया था। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों के संविधान देखें, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस या कनाडा हो गया, तो वहाँ अधिकारों की लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी, पर कर्तव्यों की कोई साफ लिस्ट नहीं होती। लेकिन जो समाजवादी मॉडल थे, जैसे उस समय का USSR, वहां अधिकारों और कर्तव्यों को बिल्कुल एक ही तराजू में तोला जाता था। स्वर्ण सिंह समिति ने वहीं से प्रेरणा ली थी।
वो चाहते थे कि भारतीय नागरिक ये समझें कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट। तो इस पूरे ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बाद अब उस संशय पे आते हैं जो इस टॉपिक का सबसे डिबेटेड पहलू है, इनकी प्रकृति और लागू होने की क्षमता, यानी इनकी एनफोर्सेबिलिटी। हमारे सोर्स बहुत क्लियरली बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं। और दूसरी बात, ये विशुद्ध रूप से नैतिक दायित्व हैं। ये न्यायालय द्वारा सीधे बाध्यकारी मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन भाग 4A के मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में कोई रिट फाइल नहीं की जा सकती। अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, वो राज्य को गलत करने से रोकते हैं, जबकि कर्तव्यों की प्रकृति सकारात्मक होती है, वो नागरिकों से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करते हैं। यहीं पर एक बड़ा तार्किक गतिरोध, एक लॉजिकल अड़चन पैदा होती है। अगर कोई नागरिक इन ड्यूटीज को नहीं मानता और कोर्ट उसे इसके लिए सीधे सजा भी नहीं दे सकता, तो क्या ये संविधान में लिखी गई महज एक विश लिस्ट या खोखले सुझाव नहीं रह गए? मतलब अगर कोई कानूनी खौफ ही नहीं है, तो फिर संविधान में इतनी बड़ी जगह घेरने का इनका प्रैक्टिकल फायदा ही क्या है? ये बहुत ही स्वाभाविक सी आलोचना है और लीगल सर्कल्स में अक्सर उठती है। लेकिन इस धारणा को पूरी तरह से पलट देने वाला एक ऐतिहासिक रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। इस डाउट का एकदम सटीक जवाब साल 2001 के एक बेहद अहम फैसले में मिलता है, जिसे एम्स स्टूडेंट्स यूनियन केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो एक्सप्लेनेशन दिया, उसने मौलिक कर्तव्यों को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो एम्स स्टूडेंट्स यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या तर्क था जिसने ड्यूटीज को सिर्फ एक सुझाव होने के टैग से बाहर निकाल दिया? कोर्ट ने बहुत ही सख्त और साफ शब्दों में कहा कि भले ही अनुच्छेद 51A के कर्तव्यों को लागू करने के लिए सीधा कोई डंडा ना हो, लेकिन इन्हें सिर्फ एक सुझाव मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब भी संसद या विधानसभा कोई नया कानून बनाती है या जब संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या की जाती है, तो ये मौलिक कर्तव्य एक गाइडिंग लाइट, एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य अंधे हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार पूरी तरह निरंकुश हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे सही ढंग से समझ पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून लेकर आती है जिसका मकसद इन मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देना है, तो कोर्ट उस कानून को आसानी से असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेगा। एग्जैक्टली, सटीक विश्लेषण है आपका। मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो 51A के किसी कर्तव्य को जमीन पर उतारता है, जैसे कि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई बहुत कड़ा नियम ले आए, और अगर वो नियम किसी व्यक्ति के व्यापार करने के मौलिक अधिकार से थोड़ा बहुत टकराता भी है, तो न्यायालय मौलिक कर्तव्य का हवाला देकर उस पर्यावरण कानून को पूरी तरह वैध ठहरा सकता है। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि यह कर्तव्य भले ही सीधे लागू ना हो, पर संविधान की व्याख्या में इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये लीगल क्लैरिटी वाकई इस टॉपिक को बहुत दिलचस्प बना देती है। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो 11 कर्तव्य हैं कौन से जिन्हें इतनी अहमियत दी गई है। रिवीजन के नजरिए से 1976 में जो शुरुआती 10 कर्तव्य जुड़े थे, उनके पहले 5 को याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक हमारे नोट्स में दी गई है: संविधान, संघर्ष, संप्रभुता और सुरक्षा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर का विच्छेदन करते हैं। हाँ, ये ट्रिक बहुत साइंटिफिक है। ये दिखाती है कि कैसे ये ड्यूटीज एक अमूर्त राष्ट्रवाद से शुरू होकर एकदम ग्राउंड रियलिटी की तरफ बढ़ती हैं। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 51A के क्लॉजे से। ये कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये तो एकदम सीधी सी बात है, नागरिक की पहली और बुनियादी वफादारी की मांग है। इसके बाद आता है 51A(b) यानी संघर्ष। इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। बिल्कुल, यहाँ उच्च आदर्शों से मतलब उन वैल्यू से हैं जिन पर हमारे भारत की नींव रखी गई थी, जैसे सत्य, अहिंसा, समानता और सबको साथ लेकर चलने की भावना। ये कर्तव्य ये सुनिश्चित करता है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो ये ना भूले कि हमें जो आज आज़ादी मिली है उसकी क्या कीमत चुकाई गई है और वो किन उसूलों पर खड़ी है। सही बात है। इसके बाद क्लॉज C आता है संप्रभुता। ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात करता है।
और फिर क्लॉज डी है सुरक्षा, यानी देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ये जो शुरुआती 4 कर्तव्य हैं, ये पूरी तरह से नेशन बिल्डिंग और देशभक्ति के एक बहुत ही क्लासिक ढांचे पर टिके हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जो आता है 51A का क्लॉज ई, वो पर्सनली मुझे इस पूरी लिस्ट का सबसे प्रोग्रेसिव और गहरा कर्तव्य लगता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 51AE तो वास्तव में एक सामाजिक क्रांति का डॉक्यूमेंट है। इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उन पर कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। और इसी में एक लाइन और जुड़ी है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। आप सोचिए 1976 के दशक में जब पूरी दुनिया में विमेन राइट्स और फेमिनिज्म की बहसें बस शुरू ही हुई थीं, भारतीय संविधान में महिलाओं के सम्मान को सीधे तौर पर एक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटी बना देना कितनी दूरदर्शी सोच थी। अगर इस पूरे सफर को एक बड़े चश्मे से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ कुछ आदर्श वाक्यों की लिस्ट नहीं है। जहां क्लॉज ए एक अमूर्त देशभक्ति की बात कर रहा था, झंडे और राष्ट्रगान के सम्मान की, वहीं क्लॉज ई तक आते आते यही देशभक्ति एक जमीनी सोशल रिफॉर्म का रूप ले लेती है। ये स्थापित करता है कि देश सिर्फ बॉर्डर या सरहदों से नहीं बनता, देश बनता है उसके अंदर रहने वाले लोगों के आपसी सद्भाव से। महिलाओं का सम्मान करना, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को छोड़ना, ये भी सच्ची देशभक्ति का ही एक रूप है। बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है ये। देशभक्ति सिर्फ सीमाओं पर नहीं दिखानी, समाज के भीतर भी निभानी है। खैर, अब इस चर्चा को अनुच्छेद 51A के बाकी बचे कर्तव्यों की तरफ ले चलते हैं। पहला हिस्सा जहां राष्ट्र और समाज को मजबूत कर रहा था, वहीं क्लॉज F से लेकर के K तक के जो कर्तव्य हैं, वो पर्यावरण, विज्ञान और हमारे भविष्य की तैयारी पर बात करते हैं। क्लॉज F बात करता है हमारी सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली विरासत को बचाने की। हाँ, सामाजिक संस्कृति का मतलब यहाँ भारत की उस जबरदस्त डाइवर्सिटी से है, जहाँ इतनी सारी परंपराएं मिलकर हमारी एक अनूठी पहचान बनाती हैं। और इसके ठीक बाद आता है क्लॉज G, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर पूरा फोकस करता है। इसमें साफ तौर पर वन, झील, नदी और वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करने का दायित्व नागरिकों को सौंपा गया है। और इस पॉइंट पर संविधान संशोधन करने वालों की दूरदृष्टता की तो तारीफ करनी बनती है। आप देखिए, 70 के दशक में पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट पर बात बस शुरू ही हुई थी। 1972 में स्टॉकहोम में UN का पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, और उसके महज कुछ ही साल बाद भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जिम्मेदारी सीधे नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दी। मतलब ये सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा, हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई। जी, ये ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही अनोखी पहल थी। और इसी दूरदर्शी सोच का एक और शानदार उदाहरण हमें अगले क्लॉज यानी 51AH में देखने को मिलता है। ये शायद भारतीय संविधान के सबसे विशिष्ट प्रावधानों में से एक है। बिल्कुल। क्लॉज H कहता है कि नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करनी चाहिए। इसे लेकर एक बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि बस आंख बंद करके जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें मान लो, बल्कि ये दुनिया का एक ऐसा दुर्लभ संविधान है जो अपने ही नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि वे अंधविश्वास न पालें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, सवाल पूछना सीखें और रूढ़ियों को तोड़ें। साइंटिफिक टेम्पर की मांग करना हमारे संविधान को बहुत मॉडर्न बनाता है। एकदम सही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर शब्द को बहुत बढ़ावा दिया था, और 76 में से एक संवैधानिक कर्तव्य का दर्जा मिलना यह दिखाता है कि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वहां के लोग तार्किक रूप से सोचने की क्षमता रखते हों। और इसी आगे बढ़ने की सोच को क्लॉज I और J और भी मजबूत करते हैं। क्लॉज I बात करता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की। हाँ, ये तो हम अक्सर देखते हैं। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, लोग बसें जला देते हैं, ट्रेनें रोक देते हैं। ये सीधे तौर पर इस फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है। बिल्कुल है। और क्लॉज J कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता यानी श्रेष्ठता की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करें, ताकि राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छू सके। कहने का मतलब है कि एक नागरिक का अपने काम में अपना बेस्ट देना,
चाहे वो एक वैज्ञानिक हो, एक किसान हो या एक स्टूडेंट हो, ये सिर्फ उसकी पर्सनल सक्सेस नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र निर्माण का काम है। नागरिक की सफलता ही तो देश की सफलता बनती है। बहुत सही कहा। और यहीं पर आकर 1976 में जुड़े उन 10 कर्तव्यों की लिस्ट पूरी हो जाती है। लेकिन हमारे नोट्स साफ बताते हैं कि आज मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो ये जो 11वां कर्तव्य है, ये एक बहुत ही खास समय और कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया था, जिसने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक पूरा चक्र, एक साइकिल मुकम्मल कर दिया। जी, हम बात कर रहे हैं क्लॉज के की, जिसे साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन यानी 86th अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। ये कर्तव्य अभिभावकों या पेरेंट्स से ये उम्मीद करता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस अकेले कर्तव्य ने अधिकारों और कर्तव्यों का वो पेंडिंग साइकिल कैसे पूरा किया, ये समझना कैंडिडेट्स के लिए बहुत दिलचस्प और जरूरी है। तो ये साइकिल पूरा कैसे हुआ? इसका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, विधायी इतिहास का एक बहुत शानदार उदाहरण है। 2002 में ही उसी 86वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसके तहत राज्य यानी सरकार का यह दायित्व तय हुआ कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगी। सरकार स्कूल बनाएगी, टीचर रखेगी। लेकिन सोचिए, अगर माता पिता अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजे ही नहीं, तो सरकार की उस पूरी मेहनत और बच्चे के उस राइट टू एजुकेशन का क्या ही मतलब रह जाएगा। हाँ, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या थी। सिर्फ कागज पर अधिकार दे देना काफी नहीं था। एग्जैक्टली। इसीलिए उस गैप को भरने और बैलेंस बनाने के लिए क्लॉज के जोड़ा गया। राज्य का कर्तव्य है शिक्षा का ढांचा देना, वो बच्चे का अधिकार बन गया। लेकिन उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। तो इस तरह राज्य का दायित्व, बच्चे का अधिकार और माता पिता का कर्तव्य, ये तीनों चीजें मिलकर एक पूरी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करती हैं। वाह! तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे सारे अध्ययन स्रोतों से जो एक फाइनल सार निकलकर सामने आता है, वो ये है कि अनुच्छेद 51A में दिए गए ये 11 मौलिक कर्तव्य किसी भी तरह से नागरिकों के ऊपर थोपा गया कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं है। असल में ये एक सफल, जीवंत और आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र को स्मूथली चलाने के लिए चुकाई जाने वाली एक बहुत ही छोटी सी कीमत है। भाग 4 एक सिर्फ 11 वाक्यों का कोई रैंडम समूह नहीं है। अगर इसे आज हमने जिस गहराई से डिकोड किया है वैसे समझा जाए, तो ये भारत में एक आदर्श नागरिक बनने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और जैसा कि हमारी इस पूरी बातचीत में साफ हुआ है, ये कर्तव्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो कभी बदलेंगे नहीं। ये समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ इवॉल्व हुए हैं। 50 में इनकी ज़रूरत नहीं लगी, 76 में 10 जुड़े गए, और फिर 2002 में जब एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ज़रूरत महसूस हुई तो 11वां कर्तव्य आ गया। यह हमारे संविधान के अलाइव या जीवंत होने का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी निरंतर विकास के विचार को अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें, तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू, एक प्रोवोकेटिव थॉट सामने आता है। आज की दुनिया 76 या 2002 से बहुत अलग हो चुकी है। हम 21वीं सदी के मध्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक डिजिटल युग है, जहां AI, सोशल मीडिया